तो बात है 1719 ईस्वी की। मुगल बादशाह फर्रुखशियर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है। कहीं पर भी कोई ठोर जब नहीं मिला तो एक जगह होती थी जनान खाना, जिसको रनिवास या अंतःपुर कहा जाता था। मतलब वो स्थान जहां पर बेगम, उसकी माता, पुत्रियां, ये सब वहां पर रहा करती थी। फर्रुखशियर अपनी जान बचाने के लिए जनान खाने में चला गया। सैयद ब्रदर्स किसी भी स्थिति में फर्रुखशियर को मारने के लिए तत्पर थे। सैयद बंधुओं को साथ मिला मराठों का, और जोधपुर के शासक थे महाराजा अजीत सिंह। फर्रुखशियर को जनान खाने में से घसीटते हुए निकाला गया। बादशाह की पगड़ी गिर चुकी थी, और दरबारी और आम जनता जो आज तक बादशाह को केवल हुक्म देते हुए देखते थे, उनकी आंखों के सामने बादशाह को घसीट कर ले जाया गया। बादशाह को बुरे तरीके से पीटा गया, फिर आंखें निकाल दी गई। और दिल्ली में एक जगह आती है त्रिपोलिया गेट। पहले कभी वो जेल हुआ करती थी। बादशाह को बंद किया गया और बादशाह को फिर कुछ समय बाद मौत के घाट उतार दिया गया। इसी फर्रुखशियर को हम पढ़ते हैं इतिहास में घृणित कायर के नाम से, क्योंकि फर्रुखशियर का भी अंत उसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार फर्रुखशियर के द्वारा बंदा सिंह बहादुर को बड़ी निर्ममता से मारा गया था। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल शासक औरंगजेब की जब डेथ हुई, तो औरंगजेब की डेथ के बाद में जो जो मुगल शासक बने, बहादुर शाह फर्स्ट, जिसको शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखशियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, और फाइनली बहादुर शाह जफर। कितने हो गए? 11। इन 11 मुगल शासकों के बारे में ये पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को ये समझ सकते हैं कि आखिर भारत पर जो ये यूरोप से कंपनियां आ रही थी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनमार्क, स्वीडन और फिर सबसे लास्ट में फ्रांसीसी, आखिर ये भारत में राज क्यों कर पाए? औरंगजेब के शासन तक, जहां पर हम ये देखते हैं कि जब भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित हुई थी, बाबर आया और 1527 में मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित करने के बाद एक प्रकार से बाबर की सत्ता स्थापित हुई। तब से लेकर और 1707 ईस्वी तक, 1527 से और 1707 ईस्वी तक, जहां पर हम ये देखते हैं कि 6 मुगल बादशाह ही बदले, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इतने लंबे अंतराल में जहां पर 6 मुगल बादशाह ही बदले, वहीं पर हम ये देखते हैं कि 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है और 1857 में जब 1857 की क्रांति होती है और जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह, जो जफर नाम से कविताएं लिखता था, उसी बहादुर शाह को अंग्रेजों के द्वारा हुमायूं का एक मकबरा है, हुमायूं के मकबरे से पकड़कर घसीटा गया। हुमायूं, बहादुर शाह जफर के परिवार के जो लोग थे उनको गोलियों से मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया, जिसको म्यांमार बोलते हैं, मतलब वहां रंगून भेज दिया गया। और वहीं रहते हुए 1862 में बहादुर शाह की डेथ हो गई। और यह कहा गया कि यह बड़ा बदनसीब बादशाह था जिसको अपने देश में, अपने मुल्क में 2 गज जमीन भी ना मिली दफन होने के लिए। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि जहां पर हम ये देखते हैं कि शुरू में 1727 तक केवल 6 मुगल बादशाह चेंज हुए थे, 1527 से 1707 तक, सॉरी मैं 1727 बोल गया हूँ,
1527 से 1707 तक। वहीं 1707 से 1857 तक हम देखें तो 11 मुगल बादशाह चेंज होते हैं। बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुखशियर, रफीउद्दरजात, रफीउद्दौला, रंगीला, अहमद शाह बहादुर, शाह आलमगीर सेकंड, शाह आलम, अकबर शाह सेकंड और बहादुर शाह जफर। 3 3 6 3 9 2 11। इतने समय में लगातार इतने मुगल बादशाहों का चेंज होना, फिर दो भाइयों अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, इनके द्वारा बादशाहों को पकड़कर हत्या करना, अपनी मर्जी से कठपुतली बादशाह बनाना। आगे चलकर फिर एक व्यक्ति इमादुल मुल्क, बादशाह को दरबार में आंखें निकाल देना, फिर कैद कर देना, फिर दूसरे बादशाह को घसीट कर मार देना। मतलब बादशाह के पद की प्रतिष्ठा गिर रही थी, बादशाह कमजोर हो रहा था, लगातार बादशाह बदल रहे थे, तो इसका मतलब राजनीतिक अस्थिरता थी, ठहराव नहीं था। और बादशाहों के द्वारा जो कर्म किए गए, उन कर्मों के कारण भी बादशाह की प्रतिष्ठा गिरी, जिसके कारण अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह जैसे जो क्रूर आक्रांता थे, वो भारत की ओर आए और उन्होंने यहां पर बड़ी क्रूरता के साथ में हत्याकांड किए। तो ये जो दौर था जिसमें राजनीतिक अस्थिरता, इसके अलावा बादशाहों के कुकर्म, जिसमें बादशाह खुद नग्न होकर दरबार में आ रहा है, या महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ रहा है, या दरबार में नग्न हो रहा है और दूसरे दरबार अपने अमीरों को भी कह रहा है कि तुम भी नग्न हो जाओ, या बादशाह अपनी नृत्य करने वाली एक महिला है उसको बेगम का दर्जा दे रहा है, खुले स्थान पर बादशाह के द्वारा सबके सामने बेगम के साथ में वो नहा रहा है। तो इस प्रकार के ये जो कर्म किए गए, जिसके कारण ही ब्रिटिशर्स का यहां पर राज हुआ। शुरू के बादशाह ताकतवर थे, यूरोपियंस को यहां प्रसार करने का अवसर कम मिला। बाद वाले जो बादशाह हैं वो बेलखने थे, यूरोपियन को यहां प्रसार करने का भरपूर अवसर मिला। न केवल यूरोपियन, ईरान का नादिर शाह हो या अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली हो, जिसके द्वारा कुल 9 बार या कई जगह लिखा हुआ है 7 बार अटैक किए गए, उसका कारण यही था। सुनना बात को, किस्सा शुरू होता है औरंगजेब की डेथ से। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की हो जाती है डेथ। औरंगजेब के पुत्र आजम, मुअज्जम और कामबख्श के बीच में उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई होती है, क्योंकि मुगलों में उत्तराधिकार के कोई निश्चित नियम नहीं हुआ करते थे। जैसे हिंदू शासकों में उत्तराधिकार के नियम थे कि राजा की डेथ होगी तो बड़ा बेटा शासक बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं था। तो इसीलिए मुगलों में जो शासक बनते थे उनको अपने भाइयों को मारकर शासक बनना पड़ता था। आजम और मुअज्जम के बीच में एक लड़ाई हुई 1707 में। उत्तर प्रदेश में एक जगह आती है जाजऊ, जाजऊ के मैदान में हुई जून 1707 में, इसीलिए इसको जाजऊ का युद्ध कहा गया। आजम हार गया, मुअज्जम जीत गया। मुअज्जम अगला शासक बना, ये मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से, इसी को कहा गया आलम शाह फर्स्ट। बहादुर शाह को 63 वर्ष का था, 63 ईयर्स। अब 63 वर्ष का जो व्यक्ति होगा, शासन में कोई ज्यादा विशेष रुचि नहीं, ठीक है यार जो चल रहा है चलने दो शासन में, तो इसलिए बहादुर शाह को कहा गया शाह ए बेखबर। बेखबर इसका मतलब प्रशासन में, शासन में क्या चल रहा है कोई रुचि नहीं है, शाह ए बेखबर। फिर इस अवस्था में जब कब्र में पैर लटक रहे हैं तो ठीक है, जो जो लोग विरोध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, समझौते करो उनके साथ में। जोधपुर के शासक अजीत सिंह के साथ में भी ठीक है, एक झगड़ा चल रहा था मुगलों के द्वारा, उनको जोधपुर का शासक नहीं माना जा रहा था, क्योंकि औरंगजेब के जीवित रहते जब जोधपुर के जो शासक थे अजीत सिंह, अजीत सिंह के पिता थे ये जोधपुर रियासत, अजीत सिंह के पिता थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह को इधर भेज दिया गया था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक जगह आती है जमरूद, जमरूद में रहते हुए 1678 ईस्वी, नवंबर 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की डेथ हो जाती है। और औरंगजेब ने
जसवंत सिंह की डेथ के बाद में 1678 से और 1707 ईस्वी तक अजीत सिंह को जोधपुर का शासक माना ही नहीं, इस क्षेत्र को खालसा घोषित कर दिया। खालसा मतलब यह क्षेत्र सीधे अब मुगल साम्राज्य के अधीन है, सीधे केंद्र के अधीन। हालांकि बाद में जब औरंगजेब की डेथ हुई, दुर्गादास राठौर जैसे योद्धा लगातार संघर्ष कर रहे थे और अजीत सिंह को फाइनली जोधपुर की गद्दी पर बैठा दिया गया, जिसमें मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड और जयपुर के जो शासक है सवाई जयसिंह भी पद विहीन होकर घूम रहे थे, अजीत सिंह भी, और अमर सिंह सेकंड ने इन तीनों की सहायता की। 1708 में एक समझौता होता है, देबारी समझौता, और फाइनली अजीत सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठे और सवाई जयसिंह जयपुर की गद्दी पर बैठ गए। तो बहादुर शाह जो 63 वर्ष की आयु में बोले ठीक है अब जो होना था हो लिया, लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं, वैसे भी 63 वर्ष की आयु है, शाह है, बेखबर नाम है, तो अजीत सिंह के साथ में भी समझौता कर लिया। इसके अलावा सवाई जयसिंह जो जयपुर के शासक थे उनको भी जयपुर का शासक मान लिया, और सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह के साथ में भी समझौता कर लिया। ये अजीत सिंह जोधपुर के शासक, ये सवाई जयसिंह जयपुर के शासक, और ये गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे। उसके बाद फिर जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको ही गुरु का दर्जा दिया जाता है। और मैं डिटेल से बात करूंगा जब पंजाब के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पूरा जो कोर्स है भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेगा। पूरा कोर्स आप चाहें तो वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अभी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, भले स्टेट पीसीएस की कर रहे हो या फिर यूपीएससी की कर रहे हो, ये बैच आपके काम का है। मैं A to Z सारे टॉपिक वहां पर अवेलेबल करा दूंगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक आपको चाहिए आप उसको देख सकते हैं, देख क्या सकते हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। वापस विषय पर आइए। तो बहादुर शाह की बात हो गई। बहादुर शाह के बाद क्या होता है, 1707 से 1712, मात्र लगभग 5 वर्ष में बहादुर शाह की हो जाती है डेथ। और बहादुर शाह की डेथ के बाद में अगला जो मुगल शासक बनता है वो बनता है जहांदार शाह। ये दो चित्र आपको दिख रहे हैं, एक जहांदार शाह और एक नृत्य करने वाली महिला है लाल कुंवर, जो डांस करती थी, जहांदार शाह की प्रेमिका थी। और जहांदार शाह पर लाल कुंवर का इतना ज्यादा प्रभाव था कि उल जलूल फैसले लिया करता था। उसी के कारण एक इतिहासकार हुआ है इरादत खान ने जहांदार शाह को कहा लंपट मूर्ख। मतलब एक तो होता है केवल मूर्ख, एक होता है लंपट, मतलब बिल्कुल ही लंपट मूर्ख। किसने कहा है? इरादत खान ने। एक कोई शिकार खेलने के लिए गए, लाल कुंवर ने कहा कि बादशाह ये पेड़ इतने सारे हैं, इनके कारण जिस जानवर का शिकार कर रहे हो दिखता ही नहीं, तो क्या करना चाहिए? कटवा दो बादशाह, पेड़ कटवा दो। अब इतना तो एक मूर्ख व्यक्ति को भी समझ में आया कि साहब पेड़ों को नहीं कटवाना चाहिए, पेड़ बड़े काम के होते हैं। क्लियर दिख रहा है ना आपको? ब्लर तो नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा लग रहा है शायद थोड़ा सा। ओके ठीक। तो इतनी समझ तो एक बालक में भी होती है कि भाई पेड़ पौधे तो ऑक्सीजन देते हैं। लाल कुंवर ने बोला, बादशाह ने खूब सारे पेड़ कटवा दिए। लाल कुंवर ने कहा बादशाह आज तो दरबार में ऐसे ही जाया जाए। बादशाह कपड़े खोल कर आ गया। अगली बार बादशाह महिलाओं के कपड़े पहनकर आ गया। बादशाह और लाल कुंवर की कभी इच्छा हुई कि बादशाह आज तो सार्वजनिक स्थान पर खुला नहाया जाए। ओके, इसीलिए इरादत खान ने कहा बोले लंपट मूर्ख है। और बहुत सारे इतिहासकार हुए, जैसे एक इतिहासकार हुआ है खफी खान ने किताब लिखी है मुंतखब उल लुबाब। और मुंतखब उल लुबाब में ये कहता है कि साहब इसका जो शासनकाल है ना वो नाचने और गाने वालों के लिए अच्छा है। ये खफी खान बोलता है। इसके अलावा एक और व्यक्ति हुआ है विलियम इरविन। मैं कई बार जो वीडियो बनाता हूं तो मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं। विलियम इरविन की एक किताब है लेटर मुगल्स, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें बहुत डिटेल से जानकारी दी हुई है। विलियम इरविन ये कहता है कि इस व्यक्ति ने अपनी नीचता, क्रूरता और सोच के छिछलेपन के कारण अपने आप को शासन करने में असमर्थ पाया, ऐसा इरविन कहता है। एक और इतिहासकार हुआ है एल्फिंस्टन, और एल्फिंस्टन ये कहता है, एल्फिंस्टन ये कहता है कि बड़ी जो योजनाएं होती थी वो इसकी समझ से बाहर थी, और छोटी योजनाओं को ये आलस्य के कारण पूरा नहीं कर पाता था।
तो अलग अलग ये जो इतिहासकार हुए हैं, जो लोग हुए हैं या दरबारी हुए हैं उस समय के, उनके द्वारा अलग अलग बातें की गई है इसके बारे में। एक और बड़ा प्रसिद्ध एक कोट है, मतलब बड़ी प्रसिद्ध बात कही है कामवार खां ने। कामवार खां ये कहता है कि इस समय शासन ऐसा हो गया था, आप देख लो ना, लाल कुंवर या ऐसे लोगों का बड़ा प्रभाव था कि लाल कुंवर ने कहा कि साहब मेरा ये भाई है, आप तो इसको कहीं का गवर्नर बना दो, या ये मेरा बढ़िया इससे रिलेशन है, आप इसको इस दरबार में यहाँ अपॉइंट कर दो, इस पद पे अपॉइंट कर दो। तो इसीलिए कामवार खां ये कहता है जहांदार शाह के शासनकाल के बारे में कि इस समय उल्लू जो है वो बाज के घोंसले में रहता था, और कोयल का जो स्थान है ना वो कौवे ने ले लिया। मतलब कि जहां पर योग्य व्यक्ति को बैठाना चाहिए वहां पर उसकी जगह अयोग्य को बैठाया जा रहा है। ये बातें ध्यान रखना जहांदार शाह के बारे में। जहांदार शाह की बात करें तो जहांदार शाह ज्यादा लंबे टाइम तक शासक नहीं रहा, 1712 से 1713 ईस्वी तक। अगला जो शासक बनता है वो बनता है इसका भतीजा फर्रुखशियर। ये फर्रुखशियर जहां से हमने वीडियो का इंट्रोडक्शन शुरू किया था। दरअसल क्या होता है, मुगल शासक औरंगजेब जब था तो औरंगजेब का एक पोता था अजीम उस शान। ध्यान देना, इधर मैप से समझाता हूं आपको। औरंगजेब का एक पोता था, पौत्र, बेटे का बेटा, अजीम उस शान। अजीम उस शान को यहां बंगाल का गवर्नर बना रखा था औरंगजेब ने, सूबेदार अजीम उस शान। अजीम उस शान के दो प्रशासक थे, एक तो अब्दुल्ला, एक हुसैन अली, जिनको हम सैयद बंधुओं के नाम से जानते हैं, अब्दुल्ला और हुसैन अली। जहांदर शाह जब शासक बना यहां का, तो जहांदर शाह के द्वारा अब्दुल्ला और हुसैन अली को पदों से हटा दिया गया था। और इसके अलावा ये जो अजीम उस शान था, इस अजीम उस शान का बेटा था फर्रुखशियर। जहांदर शाह ने जो उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी उसमें अजीम उस शान की भी हत्या कर दी थी। तो इसलिए तीनों नाराज है। फर्रुखशियर क्योंकि इसके पापा को मार दिया, अब्दुल्ला और हुसैन अली दोनों भाई हैं, दोनों को पदों से हटा दिया। तीनों नाराज थे, तीनों ने गठजोड़ बनाया, गठबंधन बनाया, इधर अटैक किया। आगरा के पास में एक युद्ध हुआ और जहांदर शाह को अपनी जान बचाकर और यहां से भागना पड़ा। जहांदर शाह कहां पर भागा? जुल्फिकार के पास में। ये जो जहांदर शाह है इसका वजीर था, मतलब प्रधानमंत्री, जुल्फिकार खान। हालांकि जुल्फिकार ने जहांदर शाह को सौंप दिया कि साहब ये पकड़ो। जहांदर शाह को फर्रुखशियर के द्वारा पीट पीट के तब तक पीटा गया जब तक ये मर नहीं गया, पीट पीट के मारा गया। जुल्फिकार को भी मार दिया गया। जहांदर शाह की बात एक और ध्यान रखना, जैसे जहांदर शाह, जैसे जुल्फिकार इसका प्रधानमंत्री वजीर, जैसे जजिया। जयपुर के शासक थे सवाई जयसिंह, उनके कहने पर जजिया हटा दिया था, लेकिन बाद वाले शासकों में और शासक हुए थे मुगल बादशाह, उन्होंने फिर जजिया लगा दिया और फिर से हटा दिया, रंगीला ने फिर से हटा दिया था। जहांदर शाह ने मिर्जा की उपाधि दी थी जयपुर के सवाई जयसिंह को, और मालवा की सूबेदारी दी थी पहली बार, बाद में 2 बार और सूबेदारी मिली थी रंगीला के टाइम में। एक बार तो रंगीला, हाँ, दोनों बार रंगीला के टाइम में मिली थी। और इसके अलावा जो जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दी थी और महाराजा की उपाधि दी थी। खैर, हम बात यहां पर यह कर रहे थे कि ये जो फर्रुखशियर आया, फर्रुखशियर ने इन सैयद बंधुओं की सहायता से, इन भाइयों की सहायता से, और जहांदर शाह को पीट पीट कर मार दिया। फर्रुखशियर के कारनामे ऐसे थे जिसके कारण इतिहास में घृणित कायर कहा गया है। मतलब ऐसा कायर जिससे आपको घृणा हो जाए। ये एक व्यक्ति है बंदा सिंह बहादुर। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने एक बार इनको ये कहा था कि ये बंदा बहुत बहादुर है, इसलिए बंदा सिंह बहादुर। गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद में जो सिख मुगलों से लड़ रहे थे उस संघर्ष को निरंतर जारी रखा। हालांकि बाद में जब इनकी डेथ हुई तो जो सिख साम्राज्य था वो 12 मिसलों में विभाजित हो गया। मिसल का मतलब समान, बराबर राज्यों में विभाजित हो गया। एक किताब आप पढ़ना अगर टाइम हो तो, विलियम इरविन की एक किताब है लेटर मुगल्स, गूगल पर इस पे मिल जाएगी, गूगल पे ब्राउजर पे आप सर्च करना। जहां तक मेरे को ध्यान है उसका पेज नंबर है 319। उसमें जो जानकारी दी है, जब अगर आप
पढ़ते हो और उसको फील भी करते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हो सकता है आप भावुक भी हो जाओ। जून 1719 ईस्वी में, सॉरी 1716 ईस्वी में जिस प्रकार से लक्ष्मण सिंह या बंदा सिंह बहादुर की जिस प्रकार से हत्या की गई, तो वास्तव में फर्रुख शेर को जो ये टाइटल मिला घृणित कायर, वो ठीक मिला। बेड़ियों में बंद करके पूरे शहर में घुमाया गया, दिल्ली में, उसके बाद बैठाया गया। इनके सामने इनका 3 या 4 साल का बेटा था, उसको लाया गया और बंदा सिंह बहादुर से कहा कि अपने बेटे को मारो। अब एक पिता तो कैसे करेगा ऐसा? इनके सामने ही इनके उस छोटे से बच्चे को मार दिया गया, काटा गया, लीवर निकाला गया और लीवर निकालकर इनके मुंह में ठूंसा गया। फील करना इस चीज को। इनको ये ऑफर दिया गया, इसको धर्म छोड़कर अगर आप इस्लाम स्वीकार करते हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। इनकी जो सीधी आंख है, जैसा उस किताब में लिखा हुआ है, डिटो वही बता रहा हूं मैं आपको, जैसा लिखा हुआ है, सीधी आंख को चक्कू से निकाला गया। उसके बाद ये जो लेफ्ट पैर है, बायां पैर, शायद बायां या दायां पैर लिखा हुआ है, उसको काटा गया। उसके बाद दोनों हाथों को काटा गया। चमड़ी को कुछ प्लास जैसा कोई एक टूल होगा, उससे खींच खींच कर चमड़ी को उतारा गया। और फाइनली फिर बंदा सिंह बहादुर को भी मार दिया गया। इसलिए जो टाइटल मिला है घृणित कायर, ठीक मिला है। फर्रुख शेर का भी अंत इसी प्रकार से हुआ जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया था कि सैयद ब्रदर्स, ये सैयद भाई, इसके अलावा मराठों की फौज, जोधपुर के शासक अजीत सिंह, उन्होंने अपने लोग भेजे। जनान खाने से घसीटा गया, पगड़ी उतर चुकी थी, आंखें निकाल दी गई और फर्रुख शेर की भी हत्या कर दी गई। फर्रुख शेर के शासन को हम ध्यान रखते हैं, दो समझौते और ध्यान रखें आप इनसे रिलेटेड। एक तो अंग्रेजों के साथ में समझौता किया था, हालांकि संधि उसमें अंग्रेजों का ही बेनिफिट था, और एक मराठों के साथ में। अंग्रेजों के साथ में जो किया था मैंने आपको बताया था पहले के वीडियोस में कि एक अंग्रेज अधिकारी था जॉन सरमन, और उसके साथ में एक डॉक्टर था विलियम हैमिल्टन। आप कलकत्ता जाना, वहां पर इसकी कब्र है विलियम हैमिल्टन की, और वहां पर एनक्रिप्ट किया हुआ लिखा हुआ है कि साहब ये जो है विलियम हैमिल्टन, ये सर्जन था और इसने फर्रुख शेर की बीमारी का इलाज किया। तो जॉन सरमन मिलने के लिए गया ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन को भी लेकर गया, और ये इंग्लिश बोलते थे, बादशाह फारसी बोलता था, इसलिए एक व्यक्ति को भी अपने साथ में लेकर गए। उसका नाम था ख्वाजा सेहुर्द, जो आर्मेनिया का था, और इसको फारसी आती थी, इसलिए इसको साथ में लेकर गए। द्विभाषीय था, ट्रांसलेट करने के लिए। कई दिनों तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला। विलियम हैमिल्टन की मदद से इनसे संपर्क साधा, क्योंकि बादशाह के संयोग से उस समय फोड़े हो रखे थे, और वो फोड़ा ऐसी जगह हो रखा था, मैं नहीं बताऊंगा आपको कहां हो रखा था। ठीक, सर्जन ने इलाज किया, बादशाह खुश हुआ, और बादशाह ने अंग्रेजों को उस समय बड़ी जबरदस्त रियायतें दी, जिसके कारण कंपनी को बहुत बेनिफिट हुआ। और एक इतिहासकार है ओम्स, ओम्स ने कहा है कि ये इनके लिए मैग्ना कार्टा था। मैग्ना कार्टा क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। क्या कहा? मैग्ना कार्टा। बादशाह ने यह कहा कि तुमको व्यापार करना है, व्यापार करो, क्या चाहिए तुमको? तुमने मेरा फोड़ा काटा है, मैं तुम्हारी तकलीफ काटूंगा। बोले बादशाह बंगाल में व्यापार कर ले, 3,000 रुपए दो साल के, कोई टैक्स नहीं देना, इसके अलावा बंगाल में व्यापार करो खुला। बादशाह सूरत में 10,000 रुपए दो साल के, 10,000, ये 3,000 साल के, 10,000 रुपए दो, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं देना है, खुला व्यापार करो सूरत बंदरगाह से। जबकि यहाँ से रेवेन्यू वास्तव में कम से कम 2-3 लाख था। वजीर ने कहा था साहब इतना सस्ता मत दो, कम से कम 2 लाख का है। बोले दे दिया। इन्होंने मेरा फोड़ा काटा है, मैं इनकी तकलीफ काटूंगा। बता नहीं सकता कहाँ था फोड़ा। फिर इसके बाद बादशाह ने कहा कि अंग्रेजों ने कहा साहब हमारे कोई सिक्के विक्के भी चल जाए आपके सिक्कों के साथ। बोले बॉम्बे टकसाल के तुम्हारे सिक्के चल जाएंगे। और बोलो, बोले साहब कुछ जमीन वमीन कलकत्ता के आसपास। बोले कलकत्ता के आसपास तुम जमीन भी खरीद सकते हो। तो ये इतना कुछ दे दिया इतने सस्ते में, जिसके कारण इतिहासकार होम्स ने कहा है कि ये
अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा था। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? दरअसल यूरोप की जो कंपनियां है ना, ये देखो इस मैप से समझो, ये यूरोप, यूरोप में यहां पर ये यूनाइटेड किंगडम, यहां पर ये आता है इंग्लैंड। बात है 1215 ईस्वी की। यहां का एक शासक था जॉन सेकंड। जॉन सेकंड के जो सामंत थे, फ्यूडल लॉर्ड्स, मतलब एक राजा है, ये राजा का एरिया है, ये राजा यहाँ बैठा हुआ है, अपने लोगों को जमीन के पट्टे दे दिए कि लो तुम यहाँ पर प्रशासन देख लेना, टैक्स कलेक्शन कर लेना, कुछ हिस्सा अपने पास रख लेना टैक्स का, बाकी हिस्सा मेरे को दे देना। ये लोग कहलाते हैं फ्यूडल लॉर्ड, सामंत। सामंतों को कम अधिकार दे रखे थे जॉन सेकंड ने। सामंत पहुंचे उनके पास में, बोले सारे अधिकार आपके पास है, हमको भी कुछ अधिकार दो। राजा ने एक पत्र तैयार किया, उस पत्र में अधिकार लिख के दिए, ये लो ये तुम्हारे अधिकार रहेंगे। उस पत्र को कहा गया मैग्ना कार्टा। इसलिए जब कभी भी अधिकारों की बात आती है तो एक आ जाता है कि साहब ये तो मैग्ना कार्टा है। तो इसीलिए इतिहासकार ओम्स ने इसको क्या कहा अंग्रेजों के लिए, कि ये तो अंग्रेजों के लिए क्या है? मैग्ना कार्टा। फिर मराठों के साथ में कैसे किया, वो समझौता कैसे हुआ, ध्यान देना। मराठा शासक थे शाहू जी, 1707 में बने थे। और शाहू जी ने अपना पेशवा बनाया था बालाजी विश्वनाथ को। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री मान लो। ये वाला जो एरिया है ना, ये कहलाता है कोंकण। तो इस कोंकण के क्षेत्र के थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ मराठों की तरफ से तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ, और मुगल बादशाह फर्रुख शेर की तरफ से उनका जो मीर बख्शी था, ये दोनों भाई थे ना, अब्दुल्ला और हुसैन अली। अब्दुल्ला को तो वजीर बनाया गया क्योंकि इनकी सहायता से ये शासक बना, और हुसैन अली को बनाया गया मीर बख्शी। मीर बख्शी मतलब रक्षा मंत्री मान लो आप। तो वहां फर्रुख शेर की तरफ से हुसैन अली, यहां पर छत्रपति की तरफ से बालाजी विश्वनाथ, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। इसलिए तो कहा गया कि फर्रुख शेर के टाइम मराठों के साथ भी समझौता किया गया। हालांकि फर्रुख शेर ने उस समय साइन नहीं किए थे, वो मना कर रहा था, इसलिए मार दिया गया, सल्टा दिया गया उसको। समझौता क्या था कि साहब छत्रपति शिवाजी महाराज के जो भी जीते हुए क्षेत्र थे वो सारे मराठों को वापस दे दिए जाएंगे। तो एक तो छत्रपति शिवाजी के सारे क्षेत्र दे दिए जाएंगे, दूसरा मराठों ने अलग से भी जो क्षेत्र जीते हैं, जैसे हैदराबाद, इसके अलावा खानदेश, इसके अलावा गोगुंदा, ये आपका गोलकुंडा, और इसके अलावा बरार, अलग से और जो क्षेत्र जीते हैं मराठों ने, वो भी मराठों को दे दिए जाएंगे। मतलब जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो क्षेत्र थे जिन पर मुगलों ने अधिकार कर रखा है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और जो तुमने जीते हैं वो भी तुम अपने पास रखो। इसके अलावा दक्षिण से जो चौथ वसूली का अधिकार है वो भी दिया जाता है। किसी रियासत का जो रेवेन्यू होता था, जितना कलेक्शन होता था, उसका 1/4 यानी कि चौथ का अधिकार भी दिया गया, वो भी कलेक्शन कर लेना। और मुगलों को क्या मिला, बोले साहब जरूरत, ये इसमें सारा जो दिमाग था ना इन दोनों सैयद भाइयों का था, क्योंकि सैयद भाइयों को अब ये लग रहा था कि ये फर्रुख शेर जो है अब ये मनमानी कर रहा है और हमारे कद को कम कर रहा है, और केवल हम इससे निपट नहीं सकते, मराठों की हेल्प ली जानी जरूरी है। इसीलिए यहां पर ये संधि उन्होंने करी, वरना इतना कोई क्यों देगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के क्षेत्र भी रख लो, जो तुमने जीता है वो भी रख लो, चौथ वसूली का अधिकार भी तुमको दिया जाता है, सरदेश मुखी भी वसूल कर लो। दरअसल उनको चाहिए था पैसा और फौज, कि साहब मराठे जो हैं वो 10 लाख देंगे सालाना मुगलों को, और 15,000 की फौज उपलब्ध कराएंगे जब आवश्यकता होगी। अब आवश्यकता किसको थी? इन सैयद भाइयों को। क्यों? बादशाह को सल्टाना था। बादशाह को सल्टा दिया, बादशाह ने उस पर साइन किए नहीं थे। बादशाह के बाद जो अगला शासक बना फर्रुख शेर के बाद, रफीउद्दर्जात, उसने उस पर साइन किए थे। तो ध्यान रखना, ये जो मराठा और मुगलों के बीच में जो ये समझौता हुआ था, इसमें साइन रफीउद्दर्जात ने किए थे। ध्यान दो इधर। तो ये तो बादशाह, ये बादशाह फर्रुख शेर 1719 में सल्टा दिया। अब बादशाह को जब सल्टाया 1719 में,
तो आप प्रभाव देखो एक बार सैयद भाइयों का, इन सैयद ब्रदर्स का, जिनको किंग मेकर कहा गया। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि किंग मेकर क्यों कहा गया। ये अब्दुल्ला जिसको वजीर बनाया गया था, ये हुसैन अली जिसको मीर बख्शी बनाया गया था रक्षा मंत्री। मतलब बादशाह बनाना हटाना इनके लिए यूं चुटकी बजाने वाला खेल है। बादशाह को मारना सल्टाना चुटकियों का खेल है। जहांदर शाह को इन्होंने सल्टाया, फर्रुख शेर को इन्होंने सल्टा दिया। अब इनको ऐसा कोई बादशाह चाहिए था जो कठपुतली की तरह नाचता रहे। एक बड़ा कमजोर सा जिसके बीमारी थी टीबी की, रफीउद्दरजात। ये रफीउद्दरजात, कौन सी बीमारी थी? टीबी। खांसता रहता, खल्ड खल्ड करता रहता, ऐसे ही बोलते हैं खांसना, खल्ड खल्ड। मात्र 4 महीने तक ये मुगल शासक रहा रफीउद्दरजात, लगभग फरवरी से और जून तक, 4-5 महीने। 1719 में डेथ हो जाती है। तो अब ये भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे देखो बादशाह कैसे लगातार बदल रहे हैं, अस्थिरता का दौर है। तो फिर हम आसानी से समझ सकते हैं कि अंग्रेज राज क्यों नहीं करेंगे। करेंगे भैया, बिल्कुल करेंगे। फिर ये है रफीउद्दौला, ये भी 1719 में डेथ हो जाती है, जून से लगभग दिसंबर तक। इसकी एक बीमारी थी पेचिस, पेचिस से डेथ हो जाती है। इसको ध्यान रखना, इतिहास में शाहजहां सेकंड के नाम से जाना जाता है। एक शाहजहां फर्स्ट तो कौन सा था जो आगरा ताजमहल बनाया, शाहजहां फर्स्ट, ये शाहजहां सेकंड। तो आप अगर ये दौर समझोगे 1712 से लेकर और 1719 तक, कितने मुगल बादशाह बदल गए। जहांदर शाह सैयद भाइयों ने सल्टा दिया, फर्रुख शेर सैयद भाइयों ने सल्टा दिया, रफीउद्दरजात टीबी से खांस खांस के मर गया, रफीउद्दौला पेचिस हुई मर गया। अब अगला आता है रंगीला, रोशन अख्तर। रोशन अख्तर के टाइम में बड़े जोरदार काम हुए। नादिर शाह आया, दिल्ली को खूब लूटा, और नादिर शाह के बैठ के आराम से साथ में बैठ के वो डांस देखा करता था, मोहम्मद शाह रंगीला। अब रफीउद्दौला की जब डेथ हो जाती है तो फिर से एक कठपुतली बादशाह चाहिए था, और सैयद भाइयों की नजर पड़ी एक युवा पर। बोले इस बार किसी ऐसे युवा को बनाओ जो कम से कम थोड़े टाइम तक तो बादशाह रहे, क्योंकि बादशाह डेली डेली बादशाह मर रहे हैं, तुमको जमीन पे सोना पड़ेगा, शौक तो मनाना पड़ता था। अब कई दिनों तक तुमको जमीन पे सोना है। अब फिर तुम ऊपर पिलंग पे सोने लगे, फिर कोई बादशाह मर गया, फिर वापस जमीन पे सो, शौक तो मनाना पड़ेगा। बोले कठपुतली बनाना तो कोई युवा बना दो, जीवित तो रहे थोड़े दिन, जिसके बीमारी नहीं। अब हष्ट पुष्ट सा एक लड़का ढूंढा गया जिसका नाम था रोशन अख्तर, जिसको इतिहास में जाना गया मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से। रंगीन मिजाज आदमी था, रंगीन मिजाज। दरबार में खुला, समझ गए हो गया, खुला आता था, दरबारियों को भी खोल दो, सारे खोल दो कपड़े। रंगीला, नाचने गाने का शौक था, चाव था इसको। बढ़िया मंडली में, रोड के बीच में, वहां दिल्ली चांदनी चौक में बढ़िया नाच गाने देख रहा है, खुद भी नाच रहा है, वहीं फुटपाथ पे सो गया। रंगीला, रंगीन मिजाज आदमी। सैयद भाइयों ने पकड़ा, बोले आपको बादशाह बनाएंगे। बोले मेरे को तो माफ करो, मेरे को तो अपनी ये जिंदगी जीने दो, मैं खुश हूं अपनी जिंदगी से। लेकिन अंदर लड्डू तो फूटा, इच्छा तो थी। लेकिन सैयद भाइयों को विश्वास भी दिलाना था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तुम बना भी दोगे तो मैं शासन में कोई ध्यान दूंगा नहीं, तुमको चलाना है। वो भी ऐसा ही चाहते थे, वो भी यही चाहते थे, अरे हम चाहते ही ऐसा आदमी। लेकिन ये जो आदमी था, एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला आदमी था। कुछ लोगों को इसने बुलाया, तुर्रानी अमीरों। ईरान आप जाएंगे तो ईरान के आसपास का जो क्षेत्र है उसको तुर्रान कहा जाता है, तुरान। हैदराबाद के जो निजाम थे ना, चिनक्लिच खां, ये तुर्रानी थे। चिनक्लिच खां को बुलाया, रंगीला ने कहा कि बादशाह को सल्टा दो। चिनक्लिच खां ने देखा कि मैं तो मूर्ख समझता था तेरे को, तू तो इंटेलिजेंट निकला। बोले सल्टा देंगे, लेकिन ये योजना किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, पता चलेगी तो फिर वो अपने को सल्टा देंगे।
तुर्रानी अमीरों की हेल्प से जो हैदराबाद का जो निजाम था चिनक्लिच खां, चिनक्लिच कमरुद्दीन खां, जिसको निजाम उल मुल्क कहा गया, इनकी हेल्प से और दोनों सैयद भाइयों को सल्टा दिया गया। एक को मार दिया, दूसरे को जेल में डाल दिया, और जेल में डाल के उसको भी सल्टा दिया गया, उसको मार दिया गया। तो जो सैयद भाइयों का प्रभाव था, उस प्रभाव को तो कर दिया खत्म रंगीला ने, एक कांटा खत्म। लेकिन बादशाह के अब चर्चे, बोले साहब बादशाह कहाँ है? बोले चांदनी चौक में नाच रहा है बादशाह। आम आदमी नाच ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बादशाह नाचे तो पद की प्रतिष्ठा तो गिरती है। बोले बादशाह आज आज अपने महल में नहीं सो रहा, बादशाह कहां सो रहा है? बोले फुटपाथ पे। बादशाह एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ। अब ये खबर फैली, सब जगह फैलती थी, दूर दूर तक जाती थी, ईरान में भी, अफगानिस्तान में। बोले बादशाह लगातार बदल रहे हैं, जो बन रहे हैं उनके ये वाले कर्म है, दरबार में खुले। बोले अच्छा अवसर है, करो अटैक। एक आदमी आया अटैक करने के लिए। कौन सा आदमी? एक ये नादिर शाह, एक वो अहमद शाह अब्दाली। दोनों के बारे में बताता हूं। ये अहमद शाह अब्दाली आया, ये नादिर शाह। नादिर शाह ईरान का था, इसको कहा गया ईरान का नेपोलियन। वहां से चला ये, रंगीला को किसी ने कहा, बोले नादिर शाह आ रहा है फौज लेकर। उसने कहा दिल्ली दूर रस्ते, दिल्ली अभी दूर है, आने दो। फिर कहा, बोले आ गया और आगे तक आ गया, दिल्ली दूर अस्ते, दिल्ली अभी दूर है, आने दो। बोले पंजाब आ गया, दिल्ली दूर अस्ते। अरे करनाल के मैदान में आ गया, फिर टेंशन हुई, करनाल आ गया तो दिल्ली भी आ जाएगा, करनाल हरियाणा में आता है। फौज भेजी रंगीला ने, भगा भगा के मारा नादिर शाह ने। एक युद्ध हुआ करनाल का युद्ध 1739 में, पटक पटक के धोया। चिनक्लिच खां, वही जो मैंने अभी आपको बताया, निजाम उल मुल्क। चिनक्लिच खां ने कहा नादिर शाह से, क्या चाहिए आपको? पैसा, पैसे के लिए आया। पैसा देखा नहीं इसने ज्यादा। बोले देखो वैसे तो हमारे पास नहीं है। चिनक्लिच खान ने थोड़ा सा दिखावा किया, ड्रामा किया, हम तो खुद गरीब हैं, 2 टाइम की अपनी रोटी पानी का जुगाड़ कर लेते हैं, दाल रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं, रोटी पानी नहीं, दाल रोटी है ना, जुगाड़ कर लेते हैं साहब, पर करेंगे, व्यवस्था करेंगे आपके लिए, आप यहीं से लौट जाओ, मैं लाता हूँ कुछ व्यवस्था करके। अब कुछ जगह लिखा हुआ है साहब 20 लाख में मनाया, कुछ जगह लिखा है 50 लाख में मनाया। अब 50 लाख इसके लिए तो बहुत बड़ी रकम थी। बोले 50 लाख लादे, यहीं से चला जाऊंगा। चिनक्लिच खां के 50 लाख तो छोटी सी बात थी, क्या लगता है 50 लाख उनके लिए, बादशाह, दिल्ली के बादशाह के लिए बहुत पैसा था बादशाह के पास में। और उन्होंने दिखावा किया, बोले साहब कर रहे हैं व्यवस्था, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दो। अब 50 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं, कर रहे हैं साहब। लाकर इसको देने लगे चिनक्लिच खां को। एक आदमी था अवध का, सादत खां। कुछ रियासत दिखाता हूं मैं आपको, पहले सुनना, उसके बाद वापस विषय पर आता हूं। वापस आता हूं मैं रंगीला पर, लेकिन उससे पहले बता रहा हूं कि रंगीला, सॉरी, इस पे नादिर शाह पे वापस आता हूं। लेकिन बादशाह रंगीला के जो कर्म थे, उन कर्मों के कारण बहुत सारी जो रियासतें थी, उन्होंने आगे चलकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। एक ही आता है आपके, ये वाला हिस्सा, एक तो रुहेलखंड। रुहेलखंड के थे वीर दाऊद और मोहम्मद खां। बोले आपने तो स्वतंत्र घोषित करो रे, ये तो क्या, कैसा बादशाह बना दिया, ये तो खुला आता है, ऐसे ही नाचता रहता है, ये कोई बादशाह है क्या? फिर इसके अलावा जो अवध आता है, अवध वाले को टाइटल मिलता था बुरहान उल मुल्क, और यहां का था सादत खां। सादत खां अवध को स्वतंत्र कर लिया था। बंगाल वाले भी स्वतंत्र हो गए, अपने भी स्वतंत्र घोषित करो। मुर्शिद कुली खां, ये जो निजाम उल मुल्क है चिनक्लिच खां, इसने खूब समझा रहे, मत नाचा कर, तेरे को नाचना है दरबार में, देख ले, तेरे को जो करना है। खुले में जाता है, पद प्रतिष्ठा गिरती है, पद की जो प्रतिष्ठा है वो गिरती है। नहीं माना, बोले छोड़ो रे यार, अपने तो स्वतंत्र घोषित करो। ये निजाम उल मुल्क, ये टाइटल था निजाम उल मुल्क। बाकी नाम था कमरुद्दीन, चिनक्लिच, चिनक्लिच कमरुद्दीन खां। ये भी स्वतंत्र। एक रियासत आती है कर्नाटक। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ कहाँ कर्नाटक बना रहे हो सर आप, कर्नाटक तो यहाँ आता है। यहाँ जो है वो कर्नाटक राज्य है। पहले एक रियासत होती थी कर्नाटक, जो आज का एक राज्य है ना तमिलनाडु,
ये तमिलनाडु, इस तमिलनाडु का ये वाला ये जो एरिया है ये रियासत थी कर्नाटक रियासत। और यहां का जो नवाब था इस समय वो था सादत उल्ला खां। उसने कहा अपन भी फ्री इंडिपेंडेंट। इसके अलावा भरतपुर वाले जो थे बदन सिंह, उन्होंने कहा अपन भी फ्री इंडिपेंडेंट। अब सुनना दो चीज, ये जो चिनकलिज खान है जिसने ये कहा नादिर शाह से कि पैसे ले लेना, मैं ला रहा हूं 50 लाख रुपए व्यवस्था करके। ये जो बुरहान उल मुल्क है अवध का, बुरहान उल मुल्क टाइटल है, इसका नाम था सादत खां। सादत खान ने देखा कि अगर चिनकलिज खान ने इसको यहीं से ही वापस भेज दिया, ये चिनकलिज खान, कि चिनकलिज खान ने अगर इसको यहीं से वापस भेज दिया नादिर शाह को, तो इसका तो कद बहुत बढ़ जाएगा। अवध वालों को कौन पूछेगा। अवध वाला अंदर ही अंदर जेलस करता था, चिढ़ता था। तो अवध वाले ने इसको कहा नादिर शाह को, बोले आप कहो तो कुछ बोलूं, बोल, आप मूर्ख हो। बोले मैं थप्पड़ की दूंगा, क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा था देखो साहब आपसे परमिशन लेके बोल रहा हूँ, और मैंने कहा था आप मेरे को कुछ नहीं करोगे। बोले क्यों मूर्ख क्यों। उसने चिनकलिज खान ने कहा कि 50 लाख ला के दे दूंगा, आप मान गए। दिल्ली जाओ, पैसों का अथाह समुद्र है, देखा ही नहीं होगा आपने आज तक। मूर्ख बना दिया, टोपी पहरा दिया। चिनकलिज खान आया, बोले लो कर ली 50 लाख की व्यवस्था, बड़ी मुश्किल से हुई है। बोले नीचे मेरे को 50 लाख। बोले क्यों, 50 में बात हुई थी ना, आप बोले मैं 50 लाख ला देना, मैं चला जाऊंगा यहीं से। बोले ना, मन बदल गया, और ज्यादा चाहिए क्या आपको, 1 करोड़ कर दूं। अब नादिर शाह को विश्वास हो गया, तुरंत 50 लाख से झट से 1 करोड़ पे आ गया। पैसा तो है इसके पास, दिल्ली वालों के पास में पैसा है। बोला मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं खुद ही देख लूंगा वहां पे, जो मेरे को मिलेगा ना मैं खुद ही ले लूंगा अपना, तुम टेंशन ही मत। ये आया, लाल किले की सारी जो फर्श थी खोद दी, दीवारें तुड़वा दी। नहीं मिला सादत खां को। बोला सादत खां तूने कहा था खूब सारा पैसा है, अब एक काम कर, जितना तूने कहा था उसकी व्यवस्था कर ले। सादत खां देखा मारा गए, मारे गए भैया। सादत खां गया और आत्महत्या कर ली, खुद को मार लिया सादत खान ने। हालांकि नादिर शाह जब दिल्ली आया तो सुनना आप, ये एक आपको गूगल से लिया हुआ मैप आपको दिख रहा है, जिसमें ये तो है जामा मस्जिद, और यहां पर ये है रेड फोर्ट, लाल किला। ये कोई काउंटर वगैरह रेड फोर्ट टिकट काउंटर, ये इधर, ये लाल किला, ये लाल किला रहा, ये रहा। ये नादिर शाह आया, यहाँ लाल किले के अंदर रंगीला जो है अपने वही डांस वांस कर रहा है। बोले आ रहा है नादिर शाह, बोले आना तो वो भी डांस देख लेगा, वो एंजॉय कर रहा है, नाच रहा है। नादिर शाह सामने आया, बोले दरवाजे खोल दिए जाएं। नादिर शाह को चाबियां सौंप दी, बोले लो मालिक, हैंड ओवर कर दी चाबी। बोले सब आपका ही है, आप तो आओ, आपको जो करना है वो करो आप, बस आप तो मेरे को ये प्रॉमिस कर दो कि मेरे परिवार वालों को नहीं मारोगे। इसने कहा ठीक है, वचन, नहीं मारेंगे। पैसा कहाँ है। बोले जहां मिले सब ले लो साहब, मेरे जो जानकारी में ये है, ये पकड़ो ये सारा, और जनता के पास जितना है सब ले लो खुला एकदम, कोई दिक्कत नहीं। इसने सैनिकों को भेजा नादिर शाह ने, और दिल्ली की जनता को खूब लूटा, जितना पैसा लूट सकते थे लूट लिया, इकट्ठा किया। अब हुआ क्या, एक अफवाह फैली दिल्ली में। दिल्ली वैसे है अफवाहों का शहर, तुरंत फैलती है कोई बात। अफवाह ये फैली कि साहब रंगीला ने नादिर शाह को मार दिया। अब और कोई अफवाह फैला देते कि साहब उसने मार दिया तो हजम भी हो जाए। अब इसके ये कि साहब ये अफवाह दिल्ली में फैली कि रंगीला ने आपको मार दिया, तो रंगीला के हाथों मरवाना था क्या मेरे को। खैर, अब जब दिल्ली की गलियों में ये अफवाह फैली, बहुत तेजी से वायरल हो गई, तो दिल्ली की जनता में जोश आ गया। बोले जब रंगीला ने ही नादिर शाह को सल्टा दिया, तो ये नादिर शाह के जो सैनिक गलियों में घूम रहे हैं, मारो। और दिल्ली की जनता ने नादिर शाह के सैनिकों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया। इसके कुछ करीबी दोस्त रिश्तेदार थे, वो भी मारे गए, शायद कोई भतीजा भतीजा। अब उनकी लाश इसने देखी, दिमाग खराब। बोले ये कैसे हुआ, कौन कर रहा है। बोले साहब दिल्ली में ये अफवाह फैली है कि रंगीला ने आपको मार दिया। बोले रंगीला ने, हाँ साहब अफवाह तो ये फैली है। और दिल्ली की जनता को ये लगा कि जब उसने ही आपको मार दिया तो फिर अपने सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। रंगीला का दिमाग खराब, सॉरी नादिर शाह का दिमाग खराब। नादिर शाह यहां से निकला लाल किले से घोड़े पर बैठकर। अब घोड़ा चल रहा है, घोड़ा चलता 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 चलता, और ये आया कहां पर, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद में ऊपर चढ़ा,
तलवार निकाली और सूरज की रोशनी में उसको चमकाया और सैनिकों से कहा कि जब तक ये तलवार म्यान में वापस नहीं जाएगी रुकना मत। दिल्ली में जो भी मिले तुमको, बूढ़ा, बच्चा, बीमार, अपाहिज, छोड़ना मत किसी। महिलाओं के साथ में रेप किया जाए और महिलाओं को बंदी बना के ईरान ले जाया जाए। ऐसा ही हुआ। इतना भयंकर कत्लेआम हुआ। दिल्ली की जो गलियां हैं वो लाशों से भर गई। सब जगह गलियों में खून ही खून बह रहा था। मतलब यह था कि अब कोई जीवित नहीं बचा। चिनकलिच खां कुछ काजियों को लेकर पहुंचा, घुटनों के बल ऊपर चढ़ा, घुटनों के बल नादिर शाह के सामने बैठे काजी और ये कहा कि अब यहां कोई नहीं बचा है, सबको मार दिया तुमने। हाँ, लेकिन अगर तू खुदा है तो फिर एक काम कर कि इन जितनों को भी तूने मारा इनको वापस से जीवित कर दे और फिर से इनको मार दे। बाकी अब मारने के लिए कोई नहीं बचा। नादिर शाह ने स्थिति जब देखी तो उसने फिर पता नहीं क्या दया आई, क्या उसने अपनी तलवार म्यान में रखी, तब जाकर दिल्ली का ये कत्लेआम बंद हुआ। खैर नादिर शाह जब यहां से गया तो वो कोहिनूर हीरा भी लेकर गया। ये देखो, ये कोहिनूर हीरा जो ब्रिटेन की महारानी के ताज में है, ये वाला। और ये मयूर सिंहासन जिसको तख्त ए ताउस कहा जाता है, जो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, ये भी ले गया अपने साथ में। इस कोहिनूर के संबंध में तो ये एक किस्सा है कि जब ये जाने लगा, ये किसी महिला के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए गया हुआ था, किसी मतलब कॉल गर्ल के साथ में। तो उसने कहा कि ये जो तूने पैसा इकट्ठा किया है तो कुछ भी नहीं है, बादशाह के पास में एक हीरा है, हीरा कोहिनूर, उसकी कीमत इतनी ज्यादा है तू सोच भी नहीं सकता। लेकिन बादशाह उसको अपनी पगड़ी में रखता है। बोले लेकिन मैंने तो उसको वचन दिया है कि मैं तेरे को और तेरे परिवार को कुछ नहीं करूंगा। लेकिन वो हीरा तो है, बहुत कीमती हीरा है। जब ये जाता है नादिर शाह तो ये कहता है कि चल अब तू मेरा भाई है वैसे, और ईरान में सच्चा भाई उसको कहते हैं जब गले मिलके एक दूसरे की पगड़ी बदलते हैं। नादिर शाह को जानकारी मिली थी ये पगड़ी के अंदर रखता है रंगीला उस हीरे को, तो पगड़ी जब बदली तो वो हीरा नादिर शाह को मिल गया। ऐसा किस्सा है, इसलिए बता दिया। हालांकि बाद में नादिर शाह के पास में गया, नादिर शाह से फिर ये महाराजा रणजीत सिंह के पास में आया। महाराजा रणजीत सिंह के जो पुत्र थे दिलीप सिंह, उनके पास में आया, और दिलीप सिंह के पास से फिर अंग्रेजों के पास में आया। जब 29 मार्च 1849 29 मार्च 1849 को जब पंजाब का विलय कर लिया गया था, तो अंग्रेज ले गए इसको और वहां फिर ब्रिटेन की महारानी के ताज में इसको लगा दिया गया। इसके टुकड़े कर दिए गए थे, ये उसमें टुकड़ों में से एक टुकड़ा यहां लगाया हुआ है। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला मतलब ऐसे बादशाह हुए, तो भैया जब ईरान वाले ये आ रहे हैं तो अंग्रेज यहाँ पे हावी क्यों नहीं होंगे? समझ रहे होंगे आप इन चीजों को कि आखिर अंग्रेजों का ऐसा अवसर क्यों मिला? क्योंकि ये जो सत्ता थी वो कमजोर हो रही थी, बाद के ऐसे बेलखने बादशाह आ रहे थे, उनके कारण ऐसा होना ही था। फिर ये अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से और 69 तक अटैक किए। कुछ जगह लिखा हुआ है कि साहब 9 बार अटैक किया है, कुछ जगह लिखा है कि इसने नहीं 7 बार अटैक किया। बाकी इसका जो पहला अटैक हुआ था 1748 में हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में, ये इसका फर्स्ट अटैक था यहाँ पर। और जो हम पढ़ते हैं ना पानीपत का युद्ध 1761 में, पानीपत का तीसरा युद्ध, वो अब्दाली का भारत में 5वां अटैक था, 5th अटैक, वो भी इसी के टाइम था, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम। मोहम्मद शाह रंगीला से रिलेटेड 2 फैक्ट आप और ध्यान रख लेना कि रंगीला जब नाचने गाने का शौकीन है तो दरबार में नाचने गाने वाले तो मिलेंगे आपको, शायरी सुनने का शौकीन है तो शायरी बोलने वाले तो मिलेंगे आपको। तो 2 दरबारी सदारंग और अदारंग म्यूजिशियन म्यूजिक बजाते थे। अगर पूछा जाए सदारंग और अदारंग किसके दरबारी थे? रंगीला के। अगर पूछा जाए वली दक्कनी, नाम है वली और दक्कन का ये था, तो वली दक्कनी, इसको भारत में उर्दू शायर का जनक कहा जाता है, वो भी रंगीला का दरबारी था। तो सदारंग, अदारंग और वली दक्कनी। 1748 में रंगीला की हो जाती है डेथ, और रंगीला की डेथ के बाद में अब अगला जो शासक बनता है अहमद शाह बहादुर, 48 से और 54 तक। कितनी देर का हो गया वीडियो? बाकी का जो किस्सा है
वो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। पूरा कोर्स ज्वाइन करना है, भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां पर राजस्थान हिस्ट्री को तो खैर वो तो मैंने कंप्लीट करा ही दी है, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हो, और इंडियन हिस्ट्री जो है इसको भी आप एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।